बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। भाई ईद की आमद है और ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, पूरे जोश के साथ चल रही हैं। और तला आप बताएं आपके घर में क्या चल रहा है? वो जो सबके घरों में चल रहा होता है, कपड़े, मेहंदी, चूड़ियाँ, सेम ओल्ड। आपके यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो बस यही तैयारियां चल रही हैं ईद की और ज़ोरों शोर से चल रही हैं। लेकिन दो नहीं एक पाकिस्तान, ये वो नारा था जो खान साहब ने कौम को दिया था मुत्तहिद होने के लिए, एक मुत्तहिद होने का नारा, हमें एक कौम बनाने का नारा। लेकिन आज उनकी हुकूमत के जाने के बाद ये कौम एक बार फिर से मुंतशिर दिखाई दे रही है, यानी कि सेपरेट हो गई है। पुराने पाकिस्तान के साथ साथ एक नहीं दो पाकिस्तान हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम में लग रहा है कि वापस जा रहे हैं। हम एक मुल्क हैं लेकिन हम ईद दो मना रहे हैं। यकीनन अफसोस की बात है, दो ईदें हम क्यों मना रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में रियासत एक है, निज़ाम अलग अलग हैं, हर सूबे का अलग निज़ाम है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को अपने अपने इख्तियारात दे दिए गए, साथ साथ कुछ मजहबी इख्तियारात भी लगता है दे दिए गए। सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की बदतरीन मिसाल। मस्जिद नबवी वाक़े की बुनियाद पर PTI के खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारी। तहरीक इंसाफ की भी जवाबी हिकमत अमली तैयार। दो नहीं एक पाकिस्तान, खान साहब ने नारा लगाया, लेकिन उनकी हुकूमत जाने के साथ एक पाकिस्तान में दो ईदें मनाई जा रही हैं। ईद पर कैम्ब्रिज के इम्तिहान, तलबा परेशान, ईद मनाएं या इम्तिहानात की तैयारी में लग जाएं। कल पूरी कौम ईद मनाएगी, तलबा पेपर्स देने जाएंगे। और ईद की आमद और ख़वातीन की तैयारियां जारी, कहीं मेहंदी तो कहीं चूड़ियों की खरीदारी। फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या इन है, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के साथ ही ये वादा किया था कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और हर हुकूमत ये वादा करती भी है। लेकिन मस्जिद नबवी वाक़े के बाद गुज़िश्ता शब जिस तरह रात गए, खान साहब और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, शेख रशीद के भतीजे समेत दीगर की गिरफ्तारियाँ हुई। सियासी इंतकाम के लिए मजहब का इस तरह इस्तेमाल किया जाना बदतरीन मिसाल है, शायद ये मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो समझ में आ रही है कि इमरान खान साहब का बयानिया या वो पॉपुलर नैरेटिव जो उन्होंने लिया है, उसको किल करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए आप ओछे हथकंडे कह दें या आप कह लें कि कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जा रहा है जो रिवायती सियासतदानों को दबाने के लिए छांगा मांगा की सियासत से चले जाएं या इस तरह के मामलात मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जाएं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन रही है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने, यानी उन्होंने ये काम करने से पहले जो है ना, और ये पूरी प्लानिंग से मैं समझता हूँ, यानी मौजूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है PTI को, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मरियम औरंगजेब वहाँ उस वीडियो के अंदर हाथ हिला के शुक्रिया अदा कर रही है, नजर आ रहा है कि वो टारगेट कोई और रखा हुआ था और वो बाकायदा ये प्लान देखे ना, इतनी तेजी के साथ चीजें सारी जब कड़ियों से कड़ियां जोड़ती हैं तो समझ में आती है बात कि ये पूरा एक प्लान उन्होंने खुद किया हुआ था, और वो आने वाले दिनों में वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, इन्होंने आते जो काबीना लेके आए, काबीना में 24 के करीब ऐसे अरकान थे जिनके ऊपर पर्चे थे या और मामला उनके चल रहे थे, जमानतों के ऊपर थे। ये हम सब लोगों ने देख लिया और ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। फिर ECL में से नाम निकाल देना, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब उम्रा के लिए जाना था तो जिस तरह ये लोग लेकर गए, और इसका जो इस्तगासा जो तैयार किया गया, तो फैसलाबाद ही क्यों चूज किया गया? फैसलाबाद राणा सनाउल्लाह साहब का अपना इलाका है। फिर उसका इस्तगासा में जितनी वो तवज्जो दी गई, यानी एक आम आदमी को क्या पता कि इंग्लैंड से कौन आ रहा है, पाकिस्तान में कौन है, तो पूरे नाम बाकायदा प्लान करके कि कौन कौन आ रहे हैं और कौन कौन वहाँ लंदन में अपना सऊदी अरब में पहुंचे हैं, उनका नाम डालने के बाद एक कोशिश की गई है ब्लास्फेमी का केस बनाने की। ब्लास्फेमी तो ये बनती नहीं है, इसलिए नहीं बनती है कि पहली तो बात है मदीना मस्जिद नबी के अंदर ये वाक़या नहीं हुआ, और सऊदी गवर्नमेंट का इस बारे में बड़ी क्लैरिफिकेशन आ गई। वो एक सवाल करते हैं कि फर्ज करें अगर ये नारे जोर जोर के लगे हैं, अगर जिंदाबाद के लगे हैं, तो तब भी वही होगा। तो सवाल बड़ा सीधा था कि यहाँ आर्टिकल 19 आपका अवेलेबल, और ये वाक़या जितना भी अगर मान भी लिया जाए ये सऊदी अरब में हुआ है, तो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन के अंदर सेक्शन 3 और 4 पाकिस्तान पिनल कोड का ये बार करता है। आपने यहाँ पर डालने की कोशिश की है कंस्पिरेसी, अच्छा कंस्पिरेसी डालने की कोशिश की है, तो ये कंस्पिरेसी तो जाके हुई इस्लामाबाद के अंदर,
ये फैसलाबाद कहाँ से सारे मामले के अंदर आ गया। और कमाल की बात है, ऐसे मुकदमा ब्लास्फेमी के दर्ज होने तो एसपी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पहले करता है, देखता है, और फिर वरना जागसाई होनी है ना, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। सही साहब, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको भी साथ लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से ये सियासत की इंतकाम के लिए मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, आप बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत कहीं पर भी की जाए, कोई भी करे, हमें उससे सरोकार नहीं है। सियासत होती रहती है, लोग करते रहते हैं, लेकिन जो कुछ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के रोज़ाए अतर पर हुआ वो काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैं ये बात नाज़रीन के भी गोशगुदार करना चाहता हूँ कि मेरी ही एक वीडियो जो बोल पे थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो लोगों ने मुझसे भी पूछना शुरू किया कि जनाब ये मस्जिद अक्सा की तौहीन होती है तो आप नहीं बोलते, तो ये होता है तो फ़लाँ। तो मैं नाज़रीन की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने यह बात इरशाद फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजार बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस-ओ अथर में आवाज़ बुलंद करने से मना किया गया है। जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं वैसे बुलाने से मना किया गया है। अगर कोई ऐसा करेगा तो अमाल गारत हो जाएंगे। हमारा मसला मस्जिद नहीं है, हमारा मसला आका अलैहिस्सलाम का रोज़ाए अथर है। और सिर्फ रोज़ाए रसूल नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे मदीना मुनव्वरा को हरम करार दिया। यही वजह है कि दज्जाल याजूज माजूज क़ुर्बे क़यामत में मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वहाँ पर नाजरीन मैं ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, क़िबला तला जतोई साहब आप इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि वहाँ पर हम ये फतवा देते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद भी नहीं पढ़ा जा सकता। जो लोग वहां पर दुरूद व सलाम ऊंची आवाज में पढ़ते हैं या वहां सेल्फियां बनाते, ये तो वो बारगाह अदब है जहां पर फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं, जहां सांसें रोकी जाती हैं, जहां हुजूर के अदब पर हुजूर की हयात में नमाजें कुर्बान की जा रही हैं। मौला अली की गोद में नबी अलैहिस्सलाम का सर है और मौला अली की हसर कज़ा हो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि या रसूल अल्लाह मुझे नमाज पढ़नी है। वो जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पहली मंजिल है और इसको पाना है। तो जनाबे हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम नबी अलैहिस्सलाम बाद में सूरज को पलटा देते हैं कि वो अदब मुस्तफ़ा में यही मौला अली है कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद अपने घर का दरवाजा जो लकड़ी का है उसको चमड़े का बना लेते हैं कि इससे आवाज पैदा ना हो। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं नाजरीन की खिदमत में, और मैं इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ती साहब खता कलामी की माफ़ी चाहूँगी आपसे। आपकी तमाम बातें हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो वाक़या वहाँ मस्जिद नबी में पेश आया, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान में उसान में उसके ऊपर अगेंस्ट उसके केस बनाना, इस तरह की FIR काटना, ये कहाँ की इंसाफ है? जी मैं वही बात अर्ज कर रहा था, इब्तदाई बात अर्ज करने के बाद कि मैं इन तमाम सियासी कायदीन से ये कहना चाहता हूँ, अव्वलन तो अब तक मायूसी इस बात की है कि किसी एक सियासी कायद ने भी ये नहीं कहा कि हमारी जमात के लोग आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर जाएं तो वहाँ वो किसी के खिलाफ कोई बात ना करें। वहाँ बारगाह मुस्तफ़ा है, हमें समझना चाहिए। बाकी रह गया सियासी मुकदमात, तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, इसमें जिसने बेअदबी की है, जो खुश हुआ है, हमारी FIR बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दर्ज हो चुकी है। उन्हें जो है वो जब तक वो तौबा नहीं करते सिद्क़े दिल से, उन्हें जो है ना वो माफ़ी नहीं मिल सकती, तौबा शर्त है। लेकिन ये जो कुछ सियासत, हम यही हाथ जोड़कर इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इन वाक़यात की बुनियाद पर आप सियासत न करें। अगर कोई आदमी मुलव्विस है वो एलानिया तौबा करे। शेख राशिद शफीक के हवाले से हमने सुना उन्हें गिरफ्तार किया गया, अगर वो मुलव्विस हैं वो तौबा करें, कोई भी मुलव्विस है। और खुदा का वास्ता पाकिस्तान में किसी भी तौर पर इन मुकद्दस शख्सियात को, मुकद्दस मकामात को
अपने सियासी मकासद के लिए कतअन इस्तेमाल न करें। न रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल हो, अगर इस्तेमाल हो तो फिर वही कानून हो जो नबी अलैहिस्सलाम की रियासत में था, और कोई और तरीका भी ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम आप इस्तेमाल करें। अज़हर भाई साहब, आप बताइए कि यहाँ जो भी हादसा मदीना मुनव्वरा में पेश आया, जो भी हालात वहाँ पे हुए, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए यहाँ पे उनका तो कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर केस करना ये कितना स्ट्रॉन्ग साबित होगा? अदालत में कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे केस हो सकता है? पहले तो ये बताइए, क्या ये हो सकता है? पहली तो बात है कि जिस दरखास्त के कंटेंट्स आप देख लें, ये टोटल प्योर सियासी मामला है। जहां तक मौलाना साहब ने ये बात फरमाई है, 100% इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आका दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से। लेकिन सवाल है, ये सारे हम आज क्यों याद आ गए हैं? ये वाक़या और ये वाक़या तारीख में कितने अरसे से होते आ रहे हैं, हमने उस वक्त इस मामले को सीरियस क्यों नहीं लिया? आज हम सियासत और मजहब को क्यों मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? ये 100% झूठा वाकया है और हम उसको किसी और तरफ टिल्ट करके जज्बात से खेल रहे हैं। यहाँ बड़ा नाजुक मसला है इस मसले में। अज़हर साहब, सॉरी अज़हर, लेकिन हम सियासत को और मजहब को तो कितनी दिहाइयों से हम मिक्स करते हुए आ रहे हैं, आज हमें ये खटक क्यों रहा है? ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बात बड़ी सीधी सी है कि सिंपल सा इशू है कि हम ये मौका ऐसा क्या आ गया है कि हमने ऐसे इशू को, यानी जैसे नारे लगते रहे हैं जिंदाबाद के, तौबा नौज़बिल्लाह, वहां तो सांस लेने भी बंदा डरता है कि ऐसी इतनी बड़ी अदब की जगह पर है, लेकिन क्या हो क्या रहा है कि ये पूरा प्लानिंग किसने की है? ये प्लानिंग इनकी अपनी है। और वजह क्या है? ये सियासत और मजहब को मिलाकर ये दो तरह से इस्ताल पैदा करेंगे। ये कत्ल गारत चाहते हैं, इस मुल्क में खून रेजी चाहते हैं, और वो ऑपरेशन चेंज रजीम का अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स देख लें तो ये उसके अंदर यही लिखा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये मामला ऐसा है, जिस तरह मुकदमा एक दर्ज नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में दर्ज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, इस पर एक JIT बना दें। और जब मैं बता दूं, जो FIR दे रहा है, झूठी FIR दे रहे हैं, वो जो बंदा जिसको पता ही कोई नहीं है, वो नाम लेके ले रहा है, झूठी FIR, ब्लास्फेमी तो वो कमिट कर रहा है। बारगाह रिसालत के हवाले से देखा जाए तो तौहीन के हवाले से वो आ रहा है, झूठा इल्जाम, एक आदमी झूठा इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए तो उसकी सजा कितनी है आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दीन ने दी है। तो ये वाला मामला बड़ा नाजुक है। इस मसले में सारे मामले उठा के ले जाएं इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का अपना नोटिस ले लिया, आईनी दरखास्त आ गई, जितनी FIRs हैं सारी उठाकर वहां ले जाएं, वहां बैठ के एक JIT बने, JIT बन के एक एक चीज आपके सामने आएगी। क्यों राना सनाउल्लाह, देखें पर्चा दर्ज होता है, अगले दिन ही FIA वहां से इस्लामाबाद से उठा लेती है। वही वो FIA का क्या ताल्लुक इस मामले? इसका मतलब क्या है कि राना सनाउल्लाह खुद इस मामले को देख रहे हैं, और राना सनाउल्लाह का किरदार आप लोगों के सामने से बड़ा वाज़ेह है। हमने देखा था कि जब वो अपना 2015 के इलेक्शन थे तो तालिबान या किन लोगों के साथ गाड़ियों में फिरते थे, फिर उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, मुबशर लुकमान साथ बैठे, तो मैं दोहराना नहीं चाहता उनको। हमें एक तरीका कार जाना पड़ेगा, म्याना रवैये का तरीका अख्तियार लाना पड़ेगा, दरगुजर लेनी पड़ेगी, और हमें ये तय करना पड़ेगा। और यहाँ एक बात बता दूं आपको, ये मुकदमा काबिल अखराज है, ये मुकदमा बन ही नहीं सकता। वजह क्या है? ना पाकिस्तान में वकूआ, ना कंस्पिरेसी, और कंस्पिरेसी के हवाले से, अबैटमेंट के हवाले से एक केस है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, जिसने फांसी की, और आज तक पूरी कौम शर्मिंदा है इस हवाले से कि वो मुकदमा नहीं बनता है। यहाँ आप अदब बर्दाश्त की बात करें, क्यों पूरी कौम को लड़ाना चाहते हैं, पूरी कौम को क्यों तकसीम करना चाहते हैं? इस मसले में हमारे उलमा कराम भी सारे इस मामले में आ गए हैं, आराम से बैठे, ये बना दें एक जिरगा, ये सारी सियासी जो हमारे मजहबी उलमा एक जिरगा बिठा दे, ये बिठाएं एक जिरगा, उसमें बुलाएं, उसमें तलब करें इन सबको, और उनसे मुकदमा दर्ज किया जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और फिर देखिएगा, यानी अज़हर साहब, आपका पूरा ये सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुक्मरानों के लिए आइन और कानून घर का नौकर है। सियासी मकासद के लिए वो कानून को जिस तरह चाहें मोड़ लें, जिसके खिलाफ FIR कटवानी है कटवा लें, हुआ कहीं और हो, चाहे शवाहिद कुछ और हो, जो उनके अपने पॉलिटिकल टारगेट्स है उनको अचीव करने के लिए कानून को इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार हैं रेबेका ग्रांट, जिन्होंने एतराफ़ किया है कि इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में अमरीका का किरदार था। देखिए आप। Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay,
and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not. We're not real happy with ये देखें अजहर साहब, इस पे आप देखिए, अगर हम बात करें अजहर साहब से इस पे कि देखिए इन्होंने क्लियरली इस पे बात की है कि खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के वोट से हटाया गया है और जो इशू बनाया गया था वो सारी बातें इन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल की हैं कि रूस के साथ हमें, यूक्रेन के साथ हालात ठीक करने पड़ेंगे, रूस के साथ मामलात को हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, चाइना से थोड़ा सा हमें स्टेप बैक होना पड़ेगा। तो यही सारे जो हम बातें, जिस बात पे इशू बनाया गया था, वही सारी बातें तो उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास तो कई बातें बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, हारून रशीद ने कॉलम लिखा इसमें, 17 फरवरी को अंसार अब्बासी ने कॉलम लिखा, ये चीजें सारे सामने आ गई। अपना हुसैन हक्कानी जो महमूद किरदार का मेन मरकजी मुल्ज़िम है, और उसने अब 3 मार्च को नवाज शरीफ के साथ 6.5 घंटे की मुलाकात की। फिर 7 तारीख को ये साइफर आया, और साइफर में जो चीजें लिखी हुई हैं आप अंदाजा लगाएं वही हो रही हैं। यानी साइफर के अंदर जो बातें कही गई हैं, अदम एतमाद आना और कामयाब बनाना, और उसके बाद मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, यानी इस वक्त जो ये जो झूठे केसेस बना के मजहबी रवादारी को सबूताज किया जा रहा है, सिर्फ यही बात नहीं रुकनी है आपने। तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को ही फाइल कर दी, हालांकि असेंबली का इजलास सेशन में नहीं था। वो जो एजेंडा तय था तहरीक अदम असेंबली के अंदर पेश हुई है जाकर अपना 28 तारीख को, तो 28 से पहले ये चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। हमें तो अब डाउट नहीं है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आपने खुद देखा, और ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की उस वक्त कमजोरी थी कि उन्होंने बगावत के मुकदमे, सेडिशन मुकदमे दर्ज नहीं किए। इन सियासी जमातों जिन्होंने पैसे लेकर जिस तरह गवर्नमेंट टॉपल की है, यानी ये तो हमारी अगर देखा जाए सॉवरेनिटी पे एक हमला है। और इसीलिए अदालत के सामने आपको याद होगा कि मैं 30 मार्च को मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दरखास्त ले गया था कि इस पे मेमो कमीशन की तर्ज पर एक हाई पावर्ड कमीशन तश्कील दिया जाए। मेमो में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन तश्कील दिया था, 3 चीफ जस्टिस आए थे और हुसैन हक्कानी का किरदार सामने आ चुका था। अब तो देखिए, अब तो पूरी दुनिया में इस बात को माना जा रहा है, और अमेरिकन ने, हर एक ने ये मान लिया है। और अब यानी आप जितना मर्जी साइड पे करते रहें, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ इन फोर्सेस ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर उनके मौजूद हैं, अगर ये वाकई, मैं किसी सियासी जमात को एक्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन जब ये सारी चीजें सामने आ गई थी, सियासी जमातों के लिए तहरीक अदम बहुत जरूरी थी, वो वापस ले लेते, क्या रिश्ता, और इस काम को आगे लेके चलते, कौम को एक पेज पे लेके आते। अब तो ये सारा करने के बाद अब तो ये पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है ये स्टेक पे आ चुकी है, और नजर आ रहा है कि यहाँ ये सारा जो मामला जिस तरह प्लान किया गया और कौन कौन से लोग इस्तेमाल हुए, वो आने वाले दिनों में आप साफ समझ आएंगे। यहाँ सियासी जमातों ने जिस तरीके से, देखिए, अगर इसमें कोई सच्चाई ना होती, तो ये चेन ऑफ इवेंट उसके मुताबिक ना हो रहे थे। ये चेन ऑफ इवेंट जो ये FIR दर्ज करने का और मजहबी जज्बात मजरू करने का, ये भी इसलिए हुआ। और मैं एक बात और आपको बता दूं, इमरान खान साहब की जान को बहुत शदीद खतरा है। अमेरिकन या CIA अगर किसी से डरते हैं ना, तो वो है क्यूबियन। और मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए क्यूबन को एंगेज करें। यहाँ पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी हमारी जो पुलिस वगैरह उस पर एतबार नहीं है, लेकिन वो CIA वगैरह को और उनको बड़े आसान तरीके से समझते हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं। और आज तक देखिए क्यूबा खड़ा हुआ है ना, क्यूबा मुकाबला कर रहा है ना, अमेरिका का मुकाबला कर रहा है कि हम ये नहीं कह रहे हमारी तिजारत अपनी जगह चलती रहे, लेकिन ये कहा है हमारी सालमियत पे खेले, तो इसकी इजाजत तो बिल्कुल दी नहीं जानी चाहिए। और तमाम सियासी जमातों का जो रोल है वो मेरे लिए बड़ी दिक्कत का बायस है। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मेरी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है नईमुल हसन एडवोकेट। मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब तो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, खुल्लम खुल्ला टीवी पे आप देखें वो बिल्कुल क्लियरली इस चीज को एडमिट कर रही हैं, जिस बात का दावा खान साहब कर रहे थे कि साइफर आया था और जो सब बातें कही गई। देखिए, या नबी इदा जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, खबर कोई भी हो उसकी तहकीक होनी चाहिए। ये तो नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि जब कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए तो आप उसकी बुनियादी तहकीक करें। ये तमाम तर मामलात, जैसे हमारे माहिर कानून ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, या कोई भी जो है वो इदारा, मेरा मसला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। मुझे हमारे ये मोहतरम कानूनदान, इनसे भी अभी गिला है कि अभी तक ये कौम को नहीं पैगाम दे रहे कि नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। हमारा कोई इशू नहीं है, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह 70 शाम को हाजिरी देते हैं। मुझसे कहा गया कि मस्जिद अक्सा
देखिए तमाम मसाजिद की तौहीन काबिल मुज़म्मत है, लेकिन वो और बात है हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर पर कोई भी करे। मैंने तो ये कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि वक्त की कमी है, हमें आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपका ही मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपनी राय से आगाह किया। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, बोल बस पे लिए चलते हैं आपको, और एक वीडियो दिखाती हूँ क्योंकि खान साहब ने कॉल दी थी कि चांद रात को निकलने की अपनी आवाम को। तो आप देखिए जहाँ पे कल चांद रात थी लंदन की, आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे PTI के सपोर्टर्स खान साहब की आवाज़ पे, उनकी कॉल पे बाहर निकले हुए हैं और हुकूमत के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खान साहब के साथ होने का ये सबूत दे रहे हैं। जी तलहा, यकीनन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड इस वक्त दुनिया भर में चल रहा है। अवाम के दिलों में जज्बात इस वक्त उभर चुके हैं कि कोई और हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करके इस तरह गवर्नमेंट चेंज कैसे कर सकती है। अब पाकिस्तानियों को अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी, और लेकिन उठा रहे हैं। ये लंदन में हैं और आज रात से आप पाकिस्तान में देखेंगे जैसे चांद नज़र आएगा। PTI के जो जियाले हैं, जो कारकुन हैं, वो निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ इसी तरह झंडे उठा के, इसी तरह नारे लगाते हुए। वर्दा बिल्कुल उम्मीद है कि शायद कराची में भी, मुझे लग रहा है मुल्क भर में निकलेंगे कि खान साहब की कॉल पे सभी बाहर निकल आते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ये अभी तक ट्रेंड पर है और कोई भी इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं बोल प्रेडिक्शन की जानिब, और उनसा शाह हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे पूछते हैं कि भाई सितारे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। उनसा आप कैसी हैं? फाइनली आज 30वां रोज़ा है, आपके साथ हैं, जैसा आपने कहा था कि आज रोज़ा होगा और ईद नहीं होगी। तो जी मैंने कि ईद होगी और अल्लाह का शुक्र है प्रेडिक्शन मेरी ठीक हो गई। चलें अब एक और प्रेडिक्शन कर दीजिए। उनसे ये बताइए कि खान साहब के खिलाफ जिस तरह से PTI के खिलाफ अगर हम कहें कि पूरे उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो कुछ भी मस्जिद नबवी में हुआ, यहाँ बैठे लोगों के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें तो PTI की लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ जारी हैं। ईद के बाद मई के एंड में उन्होंने कह भी दिया है, कॉल भी दे दी है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इनके सितारों को देख के, या आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं कि केसेस वाकई इनके लिए कोई परेशान कुन बात साबित हो सकते हैं, और लॉन्ग मार्च अगर होगी तो वो इनकी फेवर में कितनी होगी? देखिए शुरू से जैसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि इमरान खान साहब का या PTI का जो सितारा है वो काफ़ी जो है फेवर में जा रहा है, और मुझे ये केसेस जो हैं वो आर्जी नज़र आ रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पर केसेस हो सकते हैं। और वो भी ये है कि चीज़ों को जैसे है ना बनाया जा रहा है। कुछ कार्ड्स मेरे जो है वो अभी तक जो है वो PTI और इमरान खान साहब को ही फेवर कर रहे हैं। तो केसेस जबरदस्ती के बन सकते हैं, प्रेशर बिल्ड करने के लिए, परेशान करने, क्योंकि इनकी जैसे कोई सबूत ही नहीं है उसके ऊपर केसेस बन रहे हैं। तो समझ में नहीं आ, अदालत में साबित कैसे करेंगे? केसेस जो है ये खत्म हो जाएंगे, केसेस खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं, टेम्परेरी एनर्जीज नजर आ रही हैं, तो इनको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये कि बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी मैं यही कहती हूँ कि PTI और खान साहब का सितारा उरूज पर है। प्लैनेट्स और कार्ड जो हैं वो उनको फेवर कर रहे हैं, और उनकी मजीद जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो ईद के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। ईद के बाद मज़ीद ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से चांद रात को भी तमाम लोग खान साहब की कॉल पे निकले हैं बाहर, हुकूमत को कितना टफ टाइम मिलेगा ईद के बाद? यानी कि क्या खान साहब प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे हुकूमत के ऊपर? देखिए खान साहब भी प्रेशर बिल्ड करेंगे, और अवाम की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर होगा, पब्लिक का भी काफ़ी प्रेशर होगा, और जो है वो उसकी वजह से जाहिर है हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं। और बजट जब आएगा उसमें भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं अवाम की तरफ से। काफ़ी जो एक उनको वो चाह रहे थे कि अवाम को रिलीफ दे सके, तो मुझे इस रिलीफ में नाकामी नज़र आ रही है। अवाम को वो कोई रिलीफ नहीं देंगे, तो इस वजह से और मज़ीद जो है अवाम की तरफ से प्रेशर बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, और जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अवाम जो है इस हुकूमत से नाराज ही रहेगी। बिल्कुल, मुझे लगा नाराज़गी की एक और वजह भी सामने आएगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हज बहुत 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 ज़्यादा महंगा हो गया है, लेकिन ईद के बाद उससे बात करेंगे जब तमाम चीज़ें सामने होंगी। हमारे थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपनी प्रेडिक्शन किया। तो जनाब हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हुकूमत से लोग अवाम नाराज़ ही नज़र आ रही है, और आगे मुझे लगता है ये भी है तला, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हज के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हज छोड़िए, रोटी की आप रेट देखिए, आटे के देखिए, चीनी
पीनी के देखिए, बेसिक अशिया खुरनोश के देखिए, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हज तो उसके ऊपर फ़र्ज है जो अफोर्ड कर सकता है, यहाँ तो लोग 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हुकूमत पहले भी पीटीआई की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही थी ना कि भाई ये यहूदी का एजेंट है, ये नहीं लोगों को चाहते कि हज करें, हज महंगा कर दिया। तब इनकी हुकूमत में देखेंगे, क्योंकि हम बात करें मौलाना फजल रहमान साहब के ही उनकी पार्टी के ही जो है वो हज मिनिस्टर हैं, तो देखेंगे वो किस हद तक फेवर लेते हैं। तमाम बातों में बात होगी तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप जाकर लीजिए छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। हर कोई ईद की तैयारियों में है, लेकिन पाकिस्तान के तालिब इल्म स्पेशली OA लेवल्स के स्टूडेंट्स इस वक्त ईद की तैयारियां नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ईद के दिन भी उनको इम्तिहान देने जाना है और यकीनन उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और ईद का मज़ा इस वक्त किरकिरा हो गया, क्योंकि पूरा मुल्क ईद मनाएगा लेकिन ये बच्चे इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। वर्दा यकीनन जब बच्चे हैं प्रेशर में, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रेशर को हैंडल करना भी सीख रहे हैं। नहीं हैंडल करना सीखे, लेकिन पता है OA लेवल्स के जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं उसका ऑटोमेटिकली एक प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड किया हुआ होता है शुरू से, वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर होते हैं। और उसके बाद फिर ईद के दिनों में, वैसे ही हमेशा होता है, हर साल ही देखें जब भी OA लेवल के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, या तो बकरा ईद होती है या फिर रमज़ान होते हैं या फिर ईद होती है, तमाम मसले रहते ही बेचारे बच्चों के साथ। इसी मामले में हम बात करेंगे, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अल्ताफ़ लोया साहब। जी ज़ीशान साहब, बताइएगा कि ये क्यों इशू होता है? हम क्या अपील नहीं कर सकते कैम्ब्रिज बोर्ड वालों से कि भाई ये रमज़ान का महीना है, ईद आ रही है, आप एक हफ्ते एक्सटेंड कर दें एग्जाम्स? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रेशर के लिए ही बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे हमारे मुल्क में या दुनिया भर में फ्रंट लाइन ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे ईद के दिन, बकरा ईद के दिन, रमज़ान में हर दफ़ा सामने खड़े होते हैं। आप लोग भी देखें, रमज़ान ट्रांसमिशन और ईद ट्रांसमिशन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि लोगों को फैज़याब कर सकें, लोगों को आगाही दे सकें। लेकिन ज़ीशान साहब, आप मुझे एक बात बताएंगे, सॉरी ख़ता कलामी के लिए माज़रत, लेकिन ये एक्सक्यूज़ जो आप दे रहे हैं कि बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं फ्रंट लाइन के लिए, ये मुझे तो कोई समझ नहीं आई ये लॉजिक। क्योंकि देखें, जब आपको तैयार करें तो आप बाकी चीज़ों में भी तैयार कर सकते हैं। एक हमारा मजहबी एक त्यौहार है, ईद मनाते हैं बच्चे, रमज़ान है, उन्होंने कहा कि ताक रातों ही बच्चों के पेपर्स थे। आप मुझे बताएं, कभी क्रिसमस वगैरह पे तो एग्जाम्स नहीं होते कैम्ब्रिज के, या कभी ईस्टर पे तो नहीं होते। हम अपनी ईद, अपने त्यौहार, अपने मजहब की चीज़ें क्यों इग्नोर करते हैं? अगर मैं मजहबी एतबार से बात करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर चीन भी जाना पड़े तो आप तालीम के लिए जाएं। यानी कि उस जमाने 6 घंटे 8 घंटे में लोग चीन नहीं पहुंचते थे। उस जमाने में 6-6 8-8 महीने लग जाते थे, तो उनके बार भी सब चीजें उसी में आती होंगी ना। तो हम ये एक्सक्यूज बनाने से बेहतर है बच्चों को तैयार करें। आज हम दुनिया भर से पीछे रह गए, हर चीज में पीछे। तो तालीम एक ऐसी चीज है, शऊर एक ऐसी चीज है जो हमें दुनिया में हर जगह रोशनाई देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। ज़ीशान साहब, लेकिन ये तो हर साल का है ना, हमें जब भी, या तो हमारे ईद उल फितर होती है या फिर बकरा ईद होती है, मतलब बहुत सी फैमिलीज़ को ऐसे भी देखा है जो उम्रे पे या हज की सादत पे नहीं जा पाते कि जी हमारे बच्चे के कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं, हम नहीं जा रहे। तो लेकिन मेरा सवाल जो आपसे, आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आगे एक्सटेंड क्यों नहीं होते? कभी ईस्टर में, क्रिसमस पे क्यों नहीं एग्जाम्स आते? इन्हीं तारीखों में क्यों होते हैं हमेशा? आप कोई क्यों नहीं इस बारे में बात करते? अप्रैल एंड मई में ना, ये इन्हीं दौरान और जून तक पेपर जाते हैं। अब इत्तेफाक की बात है, इस दफा ईद के दौरानिया में ये पेपर्स आ रहे हैं। पिछले साल दुनिया भर में पिछले साल भी आए थे, तो उस टाइम पे बिल्कुल एंड में आए थे। आपके मिडिल और शुरू की ईद रमजान के दिन से शुरू हो गए थे पेपर। बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कि उनका मजा खराब कर देते हैं, बेचारे कुछ नहीं कर पाते, ना इबादत कर सकते हैं, ना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखें, इबादत, ये तालीम भी एक इबादत है, आप इसको पॉजिटिव वे में लें। तालीम भी इबादत है और इबादत की तरह करेंगे तो इससे दुनिया में भी और आखिरत में भी फैदियाब होंगे। इसमें हर चीज़ के पेपर्स होते हैं, इस्लामियात का भी पेपर है, इंग्लिश का भी है, अकाउंट्स का भी है, हर पेपर मौजूद है। तो हम इसको, हर चीज़ को पॉजिटिव लें। दुनिया में हमने आगे बढ़ना है, दुनिया में साथ मिल के काम करना है। हम देखें, ये कह सकते हैं बोर्ड को, ब्रिटिश काउंसिल को, जी आप ये ना लें इस तरफ,
लेकिन क्या इसका हल है? अगली दफा हो सकता है कि ये कहीं बकरीद तो गुजर चुकी है, अगली दफा कोई और फेस्टिवल पे आएगा। पूरे साल ही फेस्टिवल चलते हैं। नहीं, हमारे पूरे साल फेस्टिवल कहाँ होते हैं निशान साहब? ऑलमोस्ट देखें, ईद, बकरीद है, रमजान है, फिर मुहर्रम है। वो तो चलिए आप मुहर्रम में तो फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन रमजान, ईद और बकरीद ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट, हम कहेंगे कि यही हमारा एक मेन हमारा मजहब का त्यौहार है जिसपे हम खुल के इबादत करते हैं। हम ईद मनाते हैं, हम 2 ईद तो मनाते हैं। ईद बकरीद हो गई, एक हमारी मीठी ईद हो गई, ईद उल फितर जो अभी है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यह, मुझे बताएं कि आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं की आपने ब्रिटिश काउंसिल से कि जी कि इन महीनों में या इस हफ्ते में पेपर ना लें, मैं महीने की बात भी छोड़ें कि 1 हफ्ता पेपर आगे डिले कर लें? देखिए, ये बात आपकी सही है कि 1 हफ्ता आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी मिसाल देता हूँ ना, आप भी माशाल्लाह इतने बड़े चैनल बोल पे काम कर रही हैं, क्या आप ईद का एक्सक्यूज बनाती हैं या रमजान का एक्सक्यूज बनाती हैं? चले, मैं पाकिस्तानी एतबार से एक और बात करता हूँ आपको। ICAP एक इंस्टीट्यूट है अकाउंट्स का, सही है, ये पाकिस्तान का रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। ये ईद के तीसरे दिन भी इन्होंने पेपर्स लिए हैं और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया निशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीन डिस्कस कर रहे हैं कि OA लेवल्स के स्टूडेंट्स ईद पे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे होंगे, इम्तिहान देने जा रहे हैं, पर हकीकत ये है हमें OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के अलावा पाकिस्तान के कुछ गरीब स्टूडेंट्स का भी जिक्र करना चाहिए। हम ब्रिटिश काउंसिल का जिक्र करें तो साथ साथ बरतानवी नशरियाती इदारे का भी जिक्र करेंगे, जिसने खबर शाया की है कि एक 10 साला हमजा यूसुफ को रावलपिंडी से पहले अगवा किया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर एक घर की टंकी से वो मिला है, जिसके बाद मालूम पड़ा कि वो पतंग खरीदने गया था, पतंग खरीदने वाले ने उसका रेप किया और फिर उसकी जान भी ले ली। उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने यह भी खबर बताई है कि 30% के करीब छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियों के केसेस में इजाफा हुआ है। हैरत अंगेज बात यह है कि हमारे मुल्क में रोज बरोज छोटे बच्चों के साथ बच्चाबाजी में इजाफा होता जा रहा है। हम इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम OA लेवल्स के स्टूडेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान के हर उस बच्चे का जिक्र करें जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ जबर हो रहा है, जिसको 10 साल की उम्र में रेप करके कत्ल कर दिया जाता है और वो किसी टंकी से मिलता है, उसकी खबर को हम डिस्कस करें। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों की आवाज उठाएं कि खुदारा हमारे मुल्क में अरबाब इख्तिदार अपनी सियासत, अपने सियासी दुश्मनियां, अपनी FIR छोड़ के उन बच्चों की जिंदगियों का भी सोचें जिनके साथ ज्यादती हो रही है 10 साल की उम्र में, लेकिन हमारा मीडिया और हमारे दूसरे इदारे चुप बैठे हुए हैं इतनी बड़ी खबर के ऊपर। खैर, आगे बढ़ते हैं वर्दा। बिल्कुल, देखिए खामोश तो कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन हाँ ये है कि हम आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बहुत से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इन पे काम कर रही हैं, लेकिन आपने इतनी अफसोसनाक खबर बता दी है। खैर कि अल्लाह ताला रहम करे उनकी फैमिली के ऊपर भी। और एट द सेम टाइम ईद की तैयारियां भी चलती रहेंगी वर्दा, वो चूड़ियां भी चलती रहेंगी, वो मेहंदी भी चलती रहेगी, वो सारी खुशियां भी चलती रहेंगी, लेकिन उस घर में क्या हाल होगा ये भी हमें सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से घरों में हम अगर देखा जाए तो बहुत से घरों में मौत भी हुई है, अमवात भी हुई हैं, लेकिन ये है कि दुनिया ज़िंदगी चलती रहती है, हमें हर चीज़ को कैटर करके चलना होता है। एक घर में कुछ है, हम उसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं या बाकी लोगों के लिए जो चीज़ अच्छी है, हमें उन सबको भी एक साथ लेके चलना चाहिए। और आई थिंक हम इसीलिए हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और हमें भी उन लोगों को देख के सीखना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए और बाकियों के भी साथ रहना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और आपको बताते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनाब आज 30वां रोज़ा है, तो यानी कि ये बात कंफर्म है कि कल ईद है। आगे अब 29 रोज़े को तो होता है कि पता नहीं आज ईद है नहीं है, चांद रात है नहीं है, मार्केट में फिर भी रश होता है, लेकिन आज के दिन आप जाके अगर मार्केट्स का हाल देखेंगे तो उफ, पैर रखने की भी जगह नहीं, क्योंकि एक तो बात कंफर्म है कि आज चांद रात है और कल की ईद होगी। और जहाँ पे ईद हो, ख़वातीन हो, शॉपिंग हो, चूड़ियाँ हो और मेहंदी हो और रश की बात ना हो और चांद रात पे ये सब ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। आखिर वक्त तक कोई एक ना एक चीज़ लाजमी रह जाती है, तो मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिलती, या दुपट्टे पीको नहीं होता है, या फिर मैचिंग का दुपट्टा नहीं होता है, या फिर सैंडल नहीं मिलती है, तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ताला आपका चक्कर लगेगा मार्केट का? मुश्किल। क्या आपकी भी तो माशाल्लाह बेटियाँ हैं, फैमिली है। वो फाइनेंस से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं लगेगा मेरा चक्कर ना, फाइनेंस ने अभी तक मेरा काम नहीं किया है। अरे क्या बात है तलहा, क्या हो गया? नहीं भाई, मेरा तो लगेगा, मुझे पता है मैं घर जाऊंगी सबसे पहले मेरी बेटी की आवाज़ आएगी चीखती हुई, मेहंदी नहीं लगी है मुझे, तो उसकी मेहंदी नहीं लगेगी, तो उसके बगैर तो ईद हमारी हो ही नहीं सकती। तमाम लोगों के साथ है, तो इसमें कोई
हमें एम्बैरस होने की बात नहीं है, खुशी से कहते हैं भाई। और हाँ, मुझे एक चीज़ से इख्तलाफ है, लोग कहते हैं कि मर्द हजरात बेचारे एक शलवार कमीज पे गुजारा कर लेते हैं, तो भाई मर्द हजरात के सैलून से भी जाके देखें तो बहुत रश है। तो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, डिज़ाइनर हैं, बहुत ही फेमस किरण अफजल हैं हमारे साथ। उनसे पूछेंगे कि भाई आजकल फैशन में ईद के हवाले से क्या ट्रेंड में इन है, क्या नहीं है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं किरण? आपको एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से बल्कि हमारी पूरी टीम की जानिब से। किरण मुझे बताएं क्या चल रहा है आजकल फैशन में, क्या इन है इस ईद पे? क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो और धूप भी होती है और ज़्यादातर लोग सुबह ही निकलते हैं अपने फैमिलीज़ के पास जाने के लिए, तो क्या किस तरह के कलर्स इन है, किस तरह का फैब्रिक इन है आजकल? जैसे कि आपको पता है कि समर चल रहे हैं, तो समर में ज़्यादातर लॉन ही यूज़ होती है, तो स्टफ लॉन ही चल रहा है। लोगों ने लॉन भी ज़्यादातर काम किया है और बहुत ही लाइट्स कलर्स समर के लिहाज से इस्तेमाल हुए, लाइट पिंक, रोजी एंड पीच कलर्स, तो उन पे काम हुआ है और लोगों ने दबा के शॉपिंग की है। और आपको पता है इस दफ़ा तो कोविड भी नहीं है, तो सब लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने मिलके खूब शॉपिंग बाजारों में रश चल रहा है। 2 सालों की कसर निकाल ली है ना कि इस बार जाना है कजन्स में, फैमिली की स्टे करने, तो सारी शॉपिंग एक साथ। इस दफा तो ईद का सही मजा पता चल रहा है कि प्रॉपर शॉपिंग, प्रॉपर कपड़े चल रहे हैं, क्योंकि 2 साल से तो आपको पता है क्या हालात थे। तो ये कि फैशन माशाल्लाह रूज पे है इस टाइम। अच्छा, और कलेक्शन में लॉन है। खादी नेट भी आजकल बड़ी इन है मार्केट में, एक ऑर्गेन्जा बहुत देखा जा रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं गर्मियों के हवाले से कि किस तरह का आपको ईद के लिए चूज करना चाहिए फैब्रिक गर्मी का, अगर हम ख्याल ऑर्गेन्जा तो गर्मी के लिहाज से ऑर्गेन्जा तो आपको पता है सुबह के टाइम तो नॉर्मली ईद वाले दिन गर्मी ही होती है हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में। और किचन तो ये है कि किचन में ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं, काम में लगी होती हैं, टाइम नहीं मिलता, वो तो गेस्ट आने का सिलसिला शुरू हो जाता है अर्ली मॉर्निंग नमाज के बाद। तो ये कि खाड़ी में भी बेहतर है, थोड़ा सा ठंडा स्टफ है, ऑर्गेन्जा से बेहतर है थोड़ा सा ना। हाँ, और क्योंकि ज़ाहिर से खाड़ी में भी आजकल लॉन आई हुई है, खाड़ी लॉन चल रही है, तो ज़्यादातर ये कि हम उस पर भी हमने काम किया है, खाड़ी लॉन पे भी काम किया है। और ख़वातीन को ज़्यादातर आपको पता है वही चीज़ पसंद है जो कंफर्टेबल उसको लगे। अच्छा, जैसे आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स दिखने में आ रहा है, बहुत फैशन में इन है, तो आप क्या सजेस्ट कर रही हैं आजकल? वाकई फ्रॉक्स भी इन्स हैं और लॉन्ग कुर्ते बहुत इन्स हुए हैं। लॉन्ग कुर्तीज, पजामों जी, लॉन्ग कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं, फ्रॉक्स इन हुई हुई हैं। और बच्चों के लिए तो वो नॉर्मली जो पिछले 2 साल से शरारे गरारों पे काम नहीं हो रहा था, इस साल माशाल्लाह ईद पे बहुत काम हुआ है कि छोटे बच्चों के लिए फ्रॉक्स, अनरखा, शरारे गरारे, चूड़ीदार पजामा, हैदराबादी, ये सब चीज़ें बहुत बन रही हैं। सही। हाँ, न्यू कलेक्शन। अच्छा, न्यू कलेक्शन बच्चों के लिए वाकई की पिछली दफ़ा तो बच्चे कह रहे थे कहाँ जाएंगे पहन के, लेकिन इस दफ़ा आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक होते सेल्फ एम्ब्रॉयडरी पे काम हो रहा है आजकल दोबारा से, हमने ये देखने में आ रहा है किरण के जो पुराने कोरे दबके का काम था वो दोबारा से इन हो गया है, क्या कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल, वही पुराने दोबारा आ रहे हैं। जी वही है कि पुराने फैशन दोबारा से इन हो रहे हैं। लॉन्ग कुर्तियाँ, चूड़ीदार पजामे, ये सब चीज़ें दोबारा से इन होनी शुरू हो गई हैं, उन पे काम हो रहा है। लेकिन वही बात है कि हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो अपने हिसाब से कैरी करता है, उस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बंदा कैरी करता है, सूट बनाता है। तो नॉर्मली ये कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जैसे रमज़ान शुरू होती है, गर्मी इतनी शुरू हो गई कि और लोगों का जोर ज़्यादातर लॉन पे शुरू हो गया कि जितना हम लॉन बना सकते हैं, लॉन पे काम कर सकते हैं, तो नॉर्मली लॉन पे इस वक्त ज़्यादा काम हुआ है। और लेकिन ज़ाहिर फैंसी और उस पे भी काम हुआ है। और आपको ईद के बाद फौरन शादियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, तो शादियों के कपड़े। सही। थैंक यू सो मच किरण, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि फैशन में क्या इन है क्या नहीं। लेकिन एक भी हमें महकमा मौसमियात ने बताई थी कि इतनी गर्मी नहीं होगी ईद पे, टेम्परेचर थोड़ा बेहतर रहेगा। जो हम लोग सब डर रहे थे कि ईद पे बहुत शिद्दत की गर्मी होगी, वो ऐसी गर्मी होती है कि कपड़े भी बाज़ दफ़ा आपको फैंसी चुभना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन एटलीस्ट ये है कि वर्दा, आप कपड़ों का जिक्र कर रही थी, मैं याद दिलाना चाहूँगा कराची में एक खातून ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की थी नेटी जेटी के पुल से, क्योंकि उसके बच्चों के पास नए कपड़े नहीं थे, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह JDC ने, ज़फ़र अब्बास ने उनकी तमाम तर मुश्किलात दूर कर दी हैं, उनको तमाम तर फंड्स जो चाहिए थे वो मुहैया कर दिया। ना सिर्फ फंड्स, उसके रोज़गार के लिए भी काम किया। मैं शुक्र अदा करूँगा JDC का, ज़फ़र अब्बास का। हमारे मुल्क में बहुत सारा ऐसा तबका है जो महंगाई से इस वक्त पिसा हुआ है, जो शायद नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल में है, जिसको हाथ फैलाने की आदत नहीं है। तो हमें इस ईद पर उनको भी याद रखना चाहिए। आप जब अपने लिए नए कपड़े खरीदें तो उनका भी ज़रूर ख्याल रखें,
जो अपने लिए कपड़े ख़रीद नहीं सकते हैं। और यकीनन ज़फ़र अब्बास और JDC का जो जज्बा है, जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे इदारे और आते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपनी ईद में खुशियाँ बाँटें, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। और महंगाई और मुल्क के मुआशी हालात का जो हाल है उससे हर कोई परेशान है। महंगाई की मैं बात करा तो महंगाई का तूफान बढ़ रहा है। शक्कर में बताया जा रहा है कि सब्जियों की कीमतें, नींबू हो, कोई और सब्जी हो, आसमान से बातें कर रही हैं और हर कोई मुश्किलात से दो चार है। माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हम जानते हैं हमारे मुल्क में नहीं है। जिसको भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी का मौका मिले वो हाथ मार लेता है। इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात इस नहज पर हैं कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कहीं हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, कहीं हम श्रीलंका तो नहीं बन जाएंगे। इस वक्त आप मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे देखते हैं शाहिद साहब? बहुत शुक्रिया। आप देखिए, श्रीलंका और हमारे अंदर एक फ़र्क है। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसकी बहुत अहमियत है। अफ़गानिस्तान के मसले पर भारत को कंट्रोल करने के लिए मगरिब हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना है जिसने ह्यूज अमाउंट यहाँ लगाया है और चाइना का श्रीलंका में एक्सपीरियंस जो था दुनिया का ख़राब था। चाइना तो वो उससे सीपेक जैसे है, ऐसी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था, उसको नुकसान पहुँचा। तो चीन इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो या ना हो, लेकिन उनको डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाने दिया जाए। बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता उस तरफ हम जाते हैं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ये कहने का मौका मिलेगा कि ये खराबी सीपेक की वजह से आई। चीन तो नहीं चाहता, हमारे अंदरूनी ताकतें शायद कुछ और चाहती हैं शायद साहब। नहीं, मगर ये कि वो जब आपको पैसे, जैसे अभी आप सऊदी अरब गए, वहाँ से आपको पैसे मिलने की बात हो गई, UAE भी आपको पैसे दे रहे हैं। चीन ने आपको यकीन दिला दिया है कि हम डिपॉजिट रख देंगे स्टेट बैंक में, शरह सूद पर रख देंगे। यानी मईशत ठीक करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये हो रही है कि डिफ़ॉल्ट को पोस्टपोन कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक IMF से किस्तें मिलनी शुरू हो जाएं और हमें दूसरे कर्जे मिलने शुरू हो जाएं। तो खेल जो है ना, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और हमारा जो एक दुनिया की 5वीं आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क और जो एक इस्लाम का किला समझा जाता है, तो दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि खुदा न खास्ता यहाँ वो सिचुएशन हो जो श्रीलंका की थी। यानी आज हमें एक मोहलत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अफ़गानिस्तान के मामलात लंबे अरसे तक ऐसे ही चलें। तो उस वक्त अमेरिका की और यूनियन की जो है स्ट्रेटजी भी बदल सकती है, न्यू ग्रेड गेम के तहत उनके जो मकासद हैं वो भी बदल सकते हैं। उस वक्त तक हमको उस ब्रीदिंग स्पेस से फ़ायदा उठा के अपने आप को मुस्तहकम बुनियादों पर करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हमारी जब भी आप देखें कोशिश, हुकूमत आती है पहले भागते हैं जी हमें पैसा चाहिए, हमें कर्जा चाहिए, हमें IMF से लोन लेना है, हमें बॉन्ड्स इशू करने हैं। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान के लिए खुदकशी के मुतरादिफ है मेरे हिसाब से। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को जो चीज़ इस वक्त सेफ साइड पर रखे हुए डिफ़ॉल्ट से बचा रही है वो है हमारे पड़ोसी चाइना, जो कि वर्ल्ड सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अफगानिस्तान एक नेबर है, इंडिया एक नेबर है। यकीनन हमारी लोकेशन ऐसी है जिसने हमें अभी तक बचाया हुआ है। और ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब जो चंदा लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, उससे भी हमें कुछ हेल्प मिलेगी और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ और श्रीलंका के हालात से बच जाएंगे। एक ब्रेक के बाद होगा डालडा का दस्तरखान। देखते रहिए दुनिया बोल है। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। जी वेलकम बैक और आप देख रहे हैं डालडा का दस्तरखाना और आज मेरे साथ सहरिश नहीं है, आज सुमैया हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? आज हमारा आखिरी डालडा का प्रोग्राम होगा। जाहिर है आज चांद रात है, कल ईद है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक मेरी और वर्दा की तरफ से, हमारी तरफ से, बल्कि बोल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुशी के साथ ईद मनाइएगा, खूब खाइए पिए एंजॉय कीजिए, सियासी इख्तलाफात को दूर रखिएगा प्लीज अपनी फैमिली से, कि ये ना हो कि बैठ के ईद के दिन शीर खुरमा खा रहे हो और कह रहे हो कि नहीं जी तुम्हारी पार्टी गलत है। वो तो बाद में होगा, वो जो गले मिलते हुए कान में कहना है तो हाँ ये बिल्कुल कीजिएगा। हाँ, गले मिलते ही कान में आपने जो भी कुछ कहना है वो उस वक्त नहीं, बाद में सियासी मामलात को रख लीजिएगा। कल ईद मनाइए, भरपूर मनाइए, शीर खुरमा खाइए, क्योंकि बनाना सिखा रही हैं आज वर्दा
शीर खुरमा। आपको कैसे पता कि मैं शीर खुरमा बनाना? बस मैंने देख लिया नवाज़ इतनी रोजाना मुझे कहती है वर्दा आपने देख के भी नहीं पहचाना देख के पहचान लिया कि आज क्या बनने जा रहा है। और सबको पता है कि आज आखिरी रोजा है तो डेफिनेटली मैं शीर खुरमा ही बनाना सिखाऊंगी आपको, कि पिछले 6 साल से मैं यही कर रही हूँ, 5 साल से, हाँ, कि जब भी आखिरी रोजा होता है मैं शीर खुरमा बनाना सिखाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले भी मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको सिखाती हूँ किस तरह से आप मेमनी शीर खुरमा बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं, काफ़ी कुछ बनाना सिखाती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मेजरमेंट कितनी लेनी है, कितनी सेवइयाँ लेनी है, कितना दूध लेना है, क्योंकि मसला सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 1 लीटर दूध में सेवइयाँ ज़्यादा डाल देते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या थिक हो जाता है कि फिर उसे मज़ीद दूध डालना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर हमने पिछले दिनों एक बात की थी कि जिस तरह मेरे साथ हुआ, ऐसी बहुत सारी आप जैसी खवातीन के साथ हुआ कि दूध में सेवइयाँ डाली और दूध फट गया। तो फिर वर्दा ने ये बताया था कि उसकी वजह गर्म सेवइयाँ डालना नहीं होता, बल्कि बासी सेवइयाँ होती हैं, एक्सपायर्ड सेवइयाँ होती है। तो सबसे आसान तरीका ये है इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि मार्केट जाइए, मेहरान शीर खुरमा मिक्स लेके आइए और आसानी से घर में बनाएं। सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा आपको। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेहरान से आप शीर खुरमा मिक्स से किस तरह से बहुत आसानी से मज़ेदार सा, यमी सा, अपनी फैमिली को और गेस्ट को इम्प्रेस करने वाला शीर खुरमा कैसे बना सकते हैं। लेकिन हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं जी, पहले हम उनका तारुफ करवा दें। उनका भी तारुफ करवा देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आज मौजूद हैं डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर इकरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू ईद सो मच। मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। केपी में ईद है आज जी, केपी में ईद है, तो ये केपी के लोगों के लिए ईद मुबारक। केपी के तमाम हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। चले जी, दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में हम सब एक साथ ही ईद मनाएं, ये रिवायत खत्म हो जाए। चांद जो अपनी देख लेते हैं अपना अपना चांद आप लोग, तो वो देखने की रिवायत खत्म हो, एक ही चांद हो और एक ही ईद हो और पूरा मुल्क में एक यकजहती का समा हो, तो इंशाल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। शीर खुरमा बनाया मेहरान का मैं बताती चलूँ आपको कि इसमें किसी भी किस्म के एडेड फ्लेवर्स या प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं है। इनफैक्ट कि शीर खुरमा मिक्स में या फिर इनकी कोई भी आप डिज़र्ट की रेंज देख लीजिए, चाहे वो फिरनी हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो फालूदा हो या XYZ कोई भी, इनकी बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है मीठों की। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है वो भी बहुत आला क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का चावल होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग उसको सील पैक करते हैं। मौजूद है। बिल्कुल, मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखें, आप एक सॉस पैन ले लीजिए या फिर एक फ्राइंग पैन ले लीजिए। और मेहरान की सेवइयाँ भी हैं यहाँ पर, और इस बार बरदा मैं भी मेहरान की सेवइयाँ लाई हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना बहुत बेस्ट है, तो आप देखिए मेहरान की सेवइयाँ हमारे पास है जी। अच्छा, लेकिन इसमें आपको पता है सेवइयाँ ऑलरेडी हैं। अच्छा, इसमें भी हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम एडिशन एक रखा हुआ है मैंने। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो ठीक है। बिल्कुल, आपको दूध चाहिए और आप बहुत अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप 1 लीटर दूध आप तब बॉईल पे लगा दीजिए समैया, और आप क्या करें, दूध में डायरेक्टली भी आप ये शीर खुरमा मिक्स ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें नहीं, इसमें डालिए। इसमें डाल, हाँ जी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अराउंड 2 टेबलस्पून डालडा बनास्पति VTF। 1 लीटर दूध चाहिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए भैया, दूध और चाहिए। अच्छा जी, आप देखें डालडा VTF बनास्पति जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी सेवइयों को भूनने के लिए। ये देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं डालडा पिछले 80 सालों का भरोसा है, 80 साल से भी ज़्यादा पुराना भरोसा है हम सबका, हमारी माओ का, हमारी फैमिली का। और इसमें भूनने से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी शीर खुरमे की सेवइयों को। और डालडा तो हर घर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमें आंखें बंद करके भरोसा है डालडा पे कि जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, वर्दा खासतौर पे ईद पे, त्योहारोरों पे, तो डालडा का इस्तेमाल तो यकीनन होता है। बिल्कुल, डालडा का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और मैं बताती चलूँ आपको कि डालडा बनास्पति VTF में ख़ास बात यह है कि इसमें 0.5% से कम इसमें ट्रांस फैट है, बल्कि अगर हम दूसरे देखें, बनास्पति देखें या घी देखें, तो उसमें 20% भी ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, अगर कैमरा कैच कर सकता है तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखिए, इसमें छुआरे, सेवइयाँ, ड्राई फ्रूट्स सभी शामिल हैं। मैं इसमें कुछ अलग से हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। शीर खुरमा मिक्स में मेहरान के छुआरे वगैरह सभी चीज़ें शामिल हैं, ये देखें। और ये मैं पैन में डाल रही हूँ। अब सब चीनी भी है इसमें, बादाम, पिस्ते, छुआरे, खोपरा, और क्या चाहिए। अच्छा वर्दा, जिस तरह से आप बनाना सिखा रही हैं, यही तरीका है कि आप पहले इसको घी में भून लें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को? देखिए, तरीका 2 है। आप चाहें आप डायरेक्टली दूध में भी डाल के बना सकते हैं, ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं डालडा बनास्पति में इसको भून रही हूँ तो इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई है। जब सेवइयाँ भुन जाती हैं, हल्की सी फ्राई हो जाती हैं। नाज़रीन, और ज़रा दिखाएं हमारे कैमरामैन कि इसमें ये देखें,
और बड़े जबरदस्त कटे हुए प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, जैसे हम खुद काटते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें किशमिश भी है, खोपरा भी है, पिस्ते भी हैं, बादाम भी है, चीनी है, सब कुछ है। अब क्वांटिटी भी, अब आप लोगों को मसला नहीं होगा कि हम 1 लीटर दूध में कितनी सेवइयां डालें, तो भाई कितना इसमें खोया हो तो कितना इसमें छुआरे हों, बड़ा मसला हो जाता है। डॉक्टर साहब से भी बातें करते हैं तब तक ये भुन रहा है। डॉक्टर साहब बड़ा मसला होता है, आप डेंटल सर्जन है, हम सबसे कम ख्याल अपने दांतों का रखते हैं, जो कि एक अलमिया भी कह लें या निग्लिजेंसी कह लें। और ख़ास तौर पे ये जो मसाइल होते हैं जब इस तरह के आप खाने खाते हैं, ब्रश 1 टाइम करते हैं, तो क्या तरीक़ेकार किया जाए प्लाक से बचने के लिए, दांतों के दर्द से बचने के लिए? देखिए, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर नेगलेक्ट हम रमज़ान के दौरान करते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेट रहते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, कुछ ऐसी खुराक खा रहे होते हैं, फ्राइड चीज़ ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन कम होती है और डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक जो ओरल हाइजीन रिजीम है उसमें ये होता है कि आपने 2 टाइम्स ब्रश करना है। तो रमज़ान में तो सहरी, सहरी और अफ्तार के बाद आपने लाजमी ब्रश करना है, ठीक है। सेकेंडली माउथ वॉश का यूज़ लाजमी है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लशिंग एक्टिंग करता है, लाइक फ्लश कर देता है आपके पूरे ओरल कैविटी को, ठीक है। इसके अलावा फ्लॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने इंटरनेशनली देखा है कि फ्लॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने हार्डली किसी को देखा हो फ्लॉस का इस्तेमाल करते। मैंने किसी को नहीं है। अब और हमारे यहाँ इजीली मार्केट्स में अवेलेबल नहीं, कुछ चंद एक मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है आपको, लेकिन मिलता भी नहीं है, तो फिर वो भी लेते हुए आप सोचते हैं कि भाई ये कितना पुराना है, नया है, नहीं, ये भी उसको इस्तेमाल करने का तरीका देखिए। इंटरडेंटल ब्रशेस भी होते हैं क्योंकि दांतों के बीच में हमारा नॉर्मल टूथब्रश जाता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा जो है ना हाइजीन अफेक्ट होती है। इंटरडेंटल ब्रशेस यूज करें या डेंटल फ्लॉस यूज करें। अच्छा, माउथ वॉश, कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक आ रहे हैं, अल्कोहल फ्री वाला माउथ वॉश आपने लाजमी उसको बताना है फार्मेसी वाले को कि आपने अल्कोहल फ्री माउथ वॉश हमें दें, ठीक है। इसके अलावा कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के जो नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल बेहतरीन है वो सही। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे इकरा से। इकरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये बताइए कि हम ईद की तैयारियाँ जब करते हैं तो हम सबका ख्याल रखते हैं, मेडी पेडी कराते हैं, फेशियल करवाते हैं, क्लेंजिंग करवाते हैं, हमारे दांत पीले हो रहे होते हैं, जी, उनका हम ख्याल नहीं करते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दांत पीले फौरन से नहीं हो जाते, पहले इस तरह से होता है कि डेंटल प्लैक की फॉर्मेशन होती है, एकदम से नहीं होती, ठीक है, येलोइश वो होता है क्योंकि लोग ब्रशिंग अवॉइड करते हैं, लाइक ब्रशिंग नहीं करते, ठीक है। अब वो क्या होता है कि डेंटल प्लैक कुछ टाइम बाद, लाइक 72 आवर्स बाद वो कैलकुलस में तब्दील हो जाता है, जिसको आप खुद नहीं हटा सकते, फिर प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत ख्याल भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तब भी उनके जो टीथ हैं वो खराब होते हैं, प्लाक आ जाता है, उसकी वजह क्या होती है? देखिए, उसकी वजह ये होती है कि आपकी ब्रशिंग की टेक्निक जो है ना वो ठीक नहीं है। सही, आप या तो जल्दी जल्दी में ब्रश कर देते हैं, लाइक 1 मिनट भी कुछ लोग नहीं लगाते ब्रश में, 3 to 4 मिनट्स मैंडेटरी है ब्रशिंग में, ठीक है। और एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को लाजमी विजिट करना है फॉर प्रोफेशनल क्लीनिंग, क्योंकि आप जो है दांतों की सारी सरफेस को कवर नहीं कर सकते, आपको नहीं आता। अच्छा, तो रीज़न क्या होता है? लाइक अगर आपकी जो दांत, 5 दफ़ा लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा दांत पीले होते हैं कि आप ब्रश करें या क्लीनिंग करवाएं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, 2-3 तरह के रीजंस होते हैं, 2-3 तरह के रीजंस होते हैं। एक तो आपका सिस्टेमिक चीज़ भी इन्वॉल्व होती है, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हो वो भी आपके डेंटल मैनिफेस्टेशंस देती है आपको, ठीक है। इसके अलावा लोग पान, छालियाँ, गुटखे का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये टार्टर वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, एग्जैक्टली, सही है, एसिड, या फिर आप इस तरह निकोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, निकोटीन, कैफीन, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, ये सारी चीज़ें भी, एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें जो है दांत की पिलाहट के बाइस बनती हैं। और इसके अलावा फ्लोरोसिस, ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा वो है। ये क्या होता है, मैं चाहूंगी आप आसान अल्फाज में हमारे आसान अल्फाज में ये कि फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो आपके पानी में अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी एक वाइटिश और येलोइश ह्यू दे देती है दांतों को, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके डिफरेंट उसके ट्रीटमेंट्स हैं, वाइटनिंग, ब्लीचिंग, ये सब आप करा सकते हैं। और आजकल पानी का ये बड़ा चक्कर है, हर घर में उस तरह का क्लियर वाटर नहीं है, टैप वाटर, जिससे आप स्टिकी फूड्स जो होते हैं, जैसे स्टिकी फूड्स वगैरह भी, गमीज वगैरह जिसे हम कहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही, ये बात और बहुत ज़रूरी है, ये हमारी किडनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूरोलॉजिस्ट भी ये बात बताते हैं आपको कि हम जब पानी पीते हैं, हम जो भी पानी पीते हैं, हम या तो फिल्टर्ड वाटर ले लेते हैं, या फिर अगर हम पानी खरीदते हैं तो हम पीछे उसकी जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यूज लिखी होती है, कॉम्पोजिशन जो लिखी होती है, हम वो नहीं देखते। तो वो क्या बताएंगे कितनी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एक आइडिया के लिए अगर आप बता दें, जैसे फ्लोराइड की बात। देखिए, फ्लोराइड जो है ना 4 to 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 4 to 5% भी बहुत ज़्यादा है। और सोडियम लेवल इस तरह से, सोडियम लेवल
का इतना मुझे आइडिया नहीं है परसेंटेज का, लेकिन ये कि फ्लोराइड की क्वांटिटी ना, क्योंकि अगर ऑलरेडी जो है दांतों में फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और आप फ्लोराइड टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको मजीद आपके दांत को डैमेज करेगा, यानी कि वो गलत ही हो जाएगा। वही जो मैं पूछ रही हूँ कि सफाई हो रही है लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं। डॉक्टर साहब, एक आजकल बहुत कॉमन हो गया है छोटे बच्चों में जो जिनके अभी निकले यानी कि उनके जो दांत हैं वो टूटे नहीं, इनको दूध के दांत कहते हैं, लेकिन उनके दांत ब्लैक हैं। आजकल ये बहुत, क्या डेफिशिएंसी होती है कोई, या बच्चे ज्यादा कैंडीज खाते हैं, या बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानती हूँ नहीं खाते, पूरे दांत उनके ब्लैक होते हैं। जी वो क्या बिल्कुल हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं। असल में जो मदर्स उनको मिल्क जो पिलाती हैं उसमें स्वीटेंड डाल देती हैं, लाइक कोई फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह ये, और मुंह में रखा हुआ होता है बच्चा इतने टाइम तक, और फिर उसकी क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पे उसको बेबी बॉटल केरीज या रैम्पेंट केरीज कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। तो वो पूरे आगे के दांत जो है ब्लैक हो जाते हैं बच्चों के। अच्छा सॉरी, हम बोलिए। तो वो जब वो टूटते हैं दांत, दूध के दांत जिसे हम कहते हैं, तो फिर न्यू जो टीथ आते हैं वो सही आते हैं? हाँ देखिए, जब भी मतलब कुछ पेरेंट्स आते हैं कहते हैं ये तो दूध के दांत है ना, काले हैं तो क्या वो गिर जाएंगे, इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल्क टूथ भी अगर थोड़ा भी कीड़ा लगा हुआ आपके बच्चे में है तो फिर उसको फौरन डेंटिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि 60 to 70% चांसेस होते हैं कि अगर दूध के दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो परमानेंट में भी लग सकता है। अच्छा, और गम्स भी आपके खराब कर देता है, वो ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा ही है, गम्स स्वेल हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं ब्रश करते हैं तो खून निकलता है, तो ये भी रीजंस होते हैं, जिंजिवाइटिस गम्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सही, ठीक है जी। अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे शीर खुरमे में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और बस थोड़ा सा इसमें मैंने आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने सेवइयाँ फ्राई करके इसमें ऐड की थी, और इसके बाद साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं हमारी बहरान का शीर खुरमा। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा मैं आखिर में खोया ऐड करूँगी, क्योंकि आप देखिए बादाम, देखिए मैंने स्टोव बंद कर दिया है यहाँ पे, सही है। अच्छा, आपने देखा बादाम, पिस्ते, इसमें छुआरे और खोपरा सब इसमें मौजूद था। ठीक है, इसके अलावा मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा अलग ऐड ऑन करूंगी। आप देखेंगे थोड़ा सा एक गाढ़ा भी हो गया है, देखिए इस तरह से। बात है। अच्छा, मैं बहुत, अच्छा इसको इतना रखना है ताकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा होगा। हाँ जी, ठीक है, आप ठंडा करके खाएं, इसको चिल करके, मजे का लगेगा। और ये देखिए आप कितनी आसानी से और कितना क्विक तैयार हो गया। आप देखिए बातों में, वरना लोग कहते हैं कि जी शीर खुरमा सुबह सुबह बनाना किस तरह, पूरी रात बनाना है, ऐसे मुझे बनाना है, तो मुझे बहुत टेंशन थी वर्दा कि शीर खुरमा बनाना है। भाई मेहरान मिक्स लेकर आइए, शीर खुरमा मिक्स और बनाइए, और ये देखिए इसको अब हम गार्निश करेंगे। अब हम थोड़ा टिश्यू पास करेंगे इसमें, या इसको मैं गार्निश करूंगी बादाम पिस्तों से ऊपर से, इसको फ्रिज में रखेंगे हम। और थैंक यू। और ये देखिए, आप देखिए कितना आसान कर दी है लाइफ ना मेहरान ने, वरना पर ये इतने सवाल आते हैं, इतने कॉलर्स पूछते हैं कि जी आप मुझे बताएं कि हम कितना इसमें वो डालें, अब सेवइयाँ कितनी डालें, सेवइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, उसको सही कैसे करें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मैंने शीर खुरमा बना के रखा, हमें तो गाढ़ा कर ले, ठंडा होता है तो इतना गाढ़ा हो जाता है कि दोबारा से उसमें मेहनत करनी पड़ जाती है, खाया नहीं जाता, वो बहुत गाढ़ा हो चुका है, वो इतना गाढ़ा हो जाता है। सही, थोड़ा सा खोया अगर आपने और ऐड ऑन करना है, थोड़ा सा खोया ऊपर से ऐड कर दीजिए, वैसे मैं उसमें ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बादाम डालेंगे हम इसके अंदर गार्निशिंग के लिए, और हमारा एक ट्रेडिशन जो है चांदी का वर्क, अगर आप वो लगा दें तो ओह क्या बात है, मेरे पास रखा हुआ है, खूबसूरत लगता है ना। ये देखें फुली लोडेड, अच्छा ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी अंदर हैं इसके, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मैं ऊपर से गार्निश करूँ तो आप सोचें कि हर बाइट में आपके जो है वो आएंगे, बादाम पिस्ते आएंगे, तो सोचे कितना मजा आएगा आपको खाने में। हमारा ट्रेडिशनल, और ये आ गया, इसके बगैर इनकम्प्लीट लगता है ना, थोड़ा सा है ना, बहुत ठंडा होके इतने मजे का लगता है, ये इतने मजे का लगेगा। आप ये देखें, थोड़ा सा आपने यहाँ लगा दिया, सेंटर में भी लगा, हाँ मैं थोड़ा सा कॉर्नर्स पे लगा रही थी, वही मैंने कहा, लेकिन इसे लगाना भी थोड़ा सा जो है ना वो है ट्रिकी है, हट जाता है। ये रहा यहाँ से ये लगा देते हैं हम, थोड़ा सा उपसी गिर गया, चले कोई बात नहीं, ये हमने थोड़ा सा एक सेंटर में लगा दिया, और बस दैट्स इट। ये देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा। आप देखें कितनी क्विकली बनाया हमने, और ये देखिए मैं यहाँ पे, हाँ यहीं रख देती हूँ, मैंने उड़ जाएगा वरना। चलें, थैंक यू जी। ये देखिए बहरान का शीर खुरमे मिक्स से हमने तैयार की मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा। मेहरान की सेवइयाँ भी इजीली मार्केट में मौजूद हैं, आप चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं जाके। और आपको यही बताती चलूँ मैं कि पूरे रमज़ान हमने आपको इतनी मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं मेहरान से और डालडा कुकिंग ऑयल से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे तमाम जो ब्रांड्स हैं उनका, डालडा कुकिंग ऑयल का, डालडा वनस्पति का, फोर्टाइल का। सबसे पहले उन्होंने हमें इतना खूबसूरत सा किचन लगा के दिया ताकि हम उसमें कुकिंग कर सकें। फोर्टाइल का स्टोव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक अवन है, इनका अवन भी है, माइक्रोवेव भी है, और साथ साथ
मेहरान का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। मेहरान की एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें दही बड़े भी हैं, इनके स्पाइस मिक्स हैं, इनके स्ट्रेट स्पाइसेस हैं, इनके सॉसेस हैं, बहुत मजे के हैं, लिटरली बहुत ट्राई जरूर कीजिए। बहुत मजे के सॉसेस हैं इनके साथ में। ऑजियोर का भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें डेली वार्डरोब स्पॉन्सर किया। शीप का थैंक्स कहना चाहूँगी, धनक का कहना चाहूँगी। और रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे रेसिपी कार्ड की हमें इतनी ज़रूरत नहीं कि मेहरान रेसिपी मिक्स से ही आप सभी इजीली शीर खुरमा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऐड करना चाहें सवैयां, इसमें तो ऐड कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं ऐड कर सकते। अगर आप दूध की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सवैयां आप ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको ज़्यादा डिश बनानी है तो 2 लीटर दूध लीजिए, 2 मेहरान शीर खुरमा मिक्स का पैकेट लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, 1 लीटर दूध में 1 मेहरान शीर खुरमा मिक्स। चलिए भाई, बेहतरीन। और जिस तरह वर्दा ने थैंक्स किया, मेरे तमाम स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे ड्रेसेस स्पॉन्सर किए, उनका भी बहुत शुक्रिया। हम दोनों को हसीन बनाने के लिए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा, और हमारी सारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं, नबील भाई हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं सेल्स में जो हमारा ख्याल करते हैं, मुदस्सिर हैं, शहाब हैं, आयशा, खालिद हैं, और हमारे मलिक बाजार भाई हैं, ये सब लोग हैं, आयशा हैं, ये सब हमारी पूरी वो लोग हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन उनके बगैर हम यहाँ खड़े हमारे सारे कैमरामैन भाई हैं यहाँ पे जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं, सब हमारी टेक्निकल टीम है। वहाँ मेरे असिस्टेंट जो हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं, उन सब का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पूरी ट्रांसमिशन को इतना अच्छा बनाने के लिए। और रमजान में जब इतनी थकावट हो रही होती है, जिस एनर्जी से सबने काम किया है, तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत जबरदस्त बेहतरीन काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस एक सवाल मैं कर लूँ, फिर ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, प्लीज जरा बताइएगा। ब्रेक ठीक है। सवाल डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, बहुत से लोग हैं जिनके दांत नहीं हैं अब, और उन्होंने डेंचर बनवाया अपना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अब वो क्या करें? क्योंकि डायबिटीज़ है, उस तरीके से आप नहीं कर सकते रमज़ान में। फिर दांतों का डेंचर अगर आपका बनना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है। देखिए, डेंचर्स का ये है ना कि एक तो वो रिमूवेबल होता है, ठीक है, और ओल्ड एज में इस तरह होता है कि आपकी हड्डी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो डेंचर वैसे ही लूज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये नेचुरल फिनोमेना है कि हड्डी आपकी ऊपर की तरफ एग्जैक्टली डेंचर का छोड़ देती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम अभी यही रिकमेंड करते हैं कि अभी हमारे पास फिक्स के ऑप्शंस भी आ चुके हैं, लाइक विदाउट एनी टीथ। अगर कोई दांत है भी नहीं आपके मुंह में, स्टिल आप इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। इम्प्लांट्स ये कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी होते हैं जो डेंचर्स को पकड़ के रखते हैं। और अफोर्डेबल है ये? एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि डेंचर्स का ये कि होता है ये प्रॉब्लम, ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हमारे डेंचर्स लूज हो गए हैं। जिनके रूट कैनाल वगैरह होता है, जिनके आर्टिफिशियल आप पीछे बैक पे टूथ लगाते हैं, वो अक्सर लोगों का झड़ जाता है। जी जी, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल रिप्लेस हम कर सकते हैं। देखिए, हम जब भी क्राउन या कवर लगाते हैं तो पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कोई स्टिकी चीज़ ना खाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी चिपकी हुई चीज़ होती है। आप च्युइंगम वगैरह खाएंगे या कोई सख्त चीज़ खाएंगे तो वो निकल जाएगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इकरा, और आपको एडवांस में बहुत ईद मुबारक। और हमारे तमाम व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को, सबको एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि डालडा का दस्तरखान आज यहीं तक था, आज ख़त्म हो रहा है। फिर इंशाअल्लाह आपसे ईद के बाद मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। लेकिन ईद में जो अपनी खुशियां हैं उनको तमाम लोगों को शामिल करें जो ईद खुशियां नहीं मना सकते हैं। यकीन मानिए आपको असल खुशी ईद की उससे मिलेगी, मुस्तहिकीन के साथ जी आप जरूर ख्याल रखिए, ईद की नजर दोहराइए कि कौन लोग हैं जिनको आप अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी किसी छोटी सी एक मदद से भी किसी की ईद अच्छी हो सकती है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है। इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेंगे, चलते हैं ब्रेक की जानिब। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप देखते रहिए दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़। दुनिया बोल है, मैं आपको वेलकम बैक कहूँगा। हम हमेशा देखते हैं कि आज दीन में लोग बात करते हैं न्यूट्रल ग्राउंड्स की, कि यार कोई ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड्स पे हमें रहकर बात करनी चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। हकीकत ये है कि जब भी हम अपनी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से मांगते हैं सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। इससे वाज़ेह हो जाता है कि इस दीन में हमारे एक सीधा रास्ता है, एक उल्टा रास्ता है, कोई न्यूट्रल रास्ता नहीं है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दुआ मांगे कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता देना, हमें वही रास्ता देना। कोई तीसरे रास्ते के ऊपर बात करना, सोचना अपने दीन को ज़ाया करने के बराबर है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात ने हमें वाज़े बता दिया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे। याद रखिएगा, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। कौन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने फरमाया
जो मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी करेगा। वो ये भी कह सकते थे जो कुरान ज्यादा पढ़ेगा, जो नमाज ज्यादा पढ़ेगा, जो अल्लाह को ज्यादा राजी करेगा, जो ज्यादा नेकियां करेगा, जो ज्यादा सवाब, ज्यादा हज, ज्यादा उम्रे करेगा। लेकिन ये जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया? जो मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी करेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बड़ों, आप सबसे यही गुजारिश है कि सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे आने की कोशिश कीजिए और न्यूट्रल ग्राउंड छोड़ दीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी कीजिए। बहुत सारे सुन्नी ये कहते हैं हम वो सुन्नी है जो सुन के ईमान लाए हैं। खुदारा वो सुन्नी ना बने जो सुन के ईमान लाए हैं, वो सुन्नी बने जो सुन्नतों पर अमल करके ईमान लाते हैं और उन सुन्नतों को अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बना देते हैं कि जहां वो फर्ज की अहमियत समझते हैं उसी बराबर पे वो सुन्नत की अहमियत को भी रखते हैं, उससे कम नहीं रखते हैं। क्योंकि हमारे होता है फर्ज नमाज पढ़ लो, सुन्नत रात को पढ़ेंगे, भाई क्या जरूरत है, अभी आराम से पढ़ लेंगे रात को 1 बजे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। सुन्नत को बड़ा मेहरबानी इंपॉर्टेंस दीजिए। हमारे साथ बड़े खूबसूरत एक नात खां मौजूद हैं इस वक्त, महमूद अंसारी साहब, आपको वेलकम कहूँगा। साथ साहब आप नजराना अकीदत पेश करेंगे, हमद बारी ताला पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अंसारी साहब। हर एक के लपर है, हर एक के लपर है तेरी हम दो सना, हर सोज हर साज में मौजूद है तू, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महमूद अंसारी साहब, दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में आपका नजराना कबूल और मकबूल फरे। इस वक्त मेरे बड़े पसंदीदा मजहबी रहनुमा, मजहबी हस्ती मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दिया। पहले मैंने भी थोड़ा वक्त पहले जिक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सारे जहन्नुमी होंगे सिवाय एक के। पूछा गया कौन? तो जवाब आया जो मेरी और मेरे सहाबा की इताअत और पैरवी करेंगे। तो कुरैशी साहब, हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए कि हम उन 73 जहन्नुमी फ़िरकों में ना पड़ जाएं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए 2 चीज़ों का होना अज़द ज़रूरी है, हुस्न अकीदा और हुस्न अमल। हुस्न अकीदा के हवाले से भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारी रहनुमाई फरमाई है और हुस्न अमल के एतबार से भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारी वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है। हुस्न अकीदा के हवाले से फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम।
यानी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ वो लोग आए कि जो दावे ईमान करने वाले थे और उनका ये दावा था कि हम ईमान लाए। तो नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा वहां पर मौजूद थे। तो अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला ने मुखातब बनाया और डायरेक्ट खिताब रसूल अकरम से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबा से फरमाया और फरमाया कि ए सहाबा, ये जो दावा ईमान करने वाले हैं ये झूठे हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ये जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये नमाज के लिए भी आते हैं, ये अल्लाह की वादनीयत के कौल और इकरार भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये झूठे हैं। क्यों? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ये उस वक्त तक हिदायत नहीं पाएंगे जब तक ये तुम्हारे वाला ईमान ना लेकर आए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, मेरे महबूब पर, मेरे महबूब की किताब अल-अरब कुरान पर जब तक ये तुम्हारी तरह का ईमान नहीं लाएंगे तब तक ये हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते। यहाँ से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम और हुजूर के कुरान और अल्लाह की जात पर हमने अकीदा कैसा रखना है। हमारा अकीदा वो हो जो रसूलुल्लाह के सहाबा ने रखा है, और फिर उसने अमल के एतबार से भी वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और यहाँ से भी मुराद आले इल्म ने उलिल अम्र से मुराद नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की आले बैत और सहाबा को लिया है। तो इस हवाले से बिलखुसूस वो सहाबा जो खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये फितनाबाजियां, ये तफर्रुकाबाजियां। अच्छा तला भाई, एक बड़ी आम बात जी, ये बड़ी खास बात है, ये आज आपका ये मेन मैसेज आपके इस प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए कि हमारे बहुत सारे लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि जी दीन भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक, क्या ही होता है जो हम होते मुसलमान भी एक। भाई ये मुसलमान एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो जुबान से निकाला वो हो के रहेगा। निकली जो मुंह से तेरे बात हो के रही, निकली वो मुंह से तेरे जो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो के रही। रसूलुल्लाह जो फरमा दें वो हो के रहता है। तो जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, तो अब ये कम अज कम बहस नहीं होनी चाहिए और जी ये फिरका क्यों बन रहा है, फिरका क्यों बन रहा है। अब ये बहस होनी चाहिए कि हमने किधर चलना है। वो कामयाब, वो जन्नती फिरका, वो जन्नती जमात। और यहाँ याद रखें, जन्नती फिरका नहीं होगा, जन्नती जमात होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था अलैकुम बिल जमा, और दूसरी जगह फरमाया लन तजतमे उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। यानी उम्मत की अक्सरियत हर वक्त हक के ऊपर डटी रहेगी। बहुत 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 शुक्रिया, बेहद मशकूर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने वाजे कर दिया, आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे कर दिया, कह दिया है कि 73 फिरके मेरी उम्मत में होंगे। तो ये बात कहना ही फजूल है कि फिरकों में ना बटो, आका कह गए हैं, पत्थर पे लकीर है। साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, मस्जिद ज़र्रार एक ऐसी मस्जिद थी जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आग लगवाई है, टुकड़े टुकड़े करवाया है, और फिर मुगल्लज़ात वहां पर फेंकी कि ताफुन उठता रहे, क्योंकि मुनाफिकीन ने वो मस्जिद बनाई थी। तो यकीनन हमें सोच समझ के तमाम हदीसों की रोशनी में तारीख़ इस्लाम को सामने रखते हुए अपना कदम उठाना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। कहीं मुनाफिकों के पीछे तो नहीं खड़े हो गए हैं। सूरह मुनाफिकीन को भी याद रखना चाहिए। और 73 फिरके आका ने कह दिया है, तो कुरैशी साहब ने भी कह दिया कि होंगे, सही फिरके की तलाश करें, वो अकीदा रखें जो आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वर्दा बिल्कुल। और इसी के साथ ही कि माह रमज़ान इख्तिताम पजीर होता है। आज आखिरी ट्रांसमिशन थी हमारी रमज़ान की और माह रमज़ान भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसी उम्मीद के साथ आपसे रुखसती लेंगे, इजाज़त लेंगे इस रमज़ान की, कि जो चीज़ें हमने इस रमज़ान में सीखी हैं, जो अच्छी आदतें सीखी हैं, उसको हम कंटिन्यू रखें पूरा साल, ना कि सिर्फ रमज़ान के लिए उसको संजो के रख लें कि जी अब अगले साल रमज़ान आएगा, हमें नसीब हुआ अभी शैतान बाहर होगा, देखिए क्या क्या कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैसेज दे रहे हैं हम लोग, क्या पता किसी एक शख्स में भी कोई इस मैसेज से कोई अपना तब्दीली लेके आ जाए, तो हमारा करने का मकसद जो है वो हो जाए। तो इसी के साथ ही इजाज़त लेते हैं आप सबसे, और हम सब की तरफ से, बोल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को, हमारे व्यूवर्स को, आले इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ईद में उन लोगों को भी याद रखिएगा जो आपकी एक नेकी के मुस्तहिक हैं। क्या पता आपकी एक अच्छाई से उनकी ईदी भी अच्छी हो जाए, अच्छी गुजर जाए ईद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में हमें, हमारी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।